नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कानूनी मामले पर बात करेंगे। अनिल कुमार और अन्य बनाम शंकर लाल और अन्य। ये राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है 26 नवंबर 2010 का, और ये हमें सबूतों और दस्तावेजों की दुनिया की कुछ अहम बातें सिखाता है। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण मामला है ये। हाँ, तो कहानी यूं है कि कुछ लोग याचिकाकर्ता हाई कोर्ट पहुंचे। वो निचली अदालत के एक फैसले से खुश नहीं थे। एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन जयपुर की अदालत का फैसला था ये 26 अक्टूबर 2010 का। अच्छा। और वो चाहते थे कि हाई कोर्ट इस फैसले को रद्द कर दे। इसके लिए उन्होंने वो जो होती है रिट याचिका वो दायर की थी। हाँ, हाई कोर्ट में निचली अदालतों की फैसलों को चुनौती देने का एक तरीका। बिल्कुल। अब सवाल ये कि निचली अदालत के उस आदेश में था क्या जिससे ये लोग इतने परेशान थे। मसला एक एग्रीमेंट, एक समझौते से जुड़ा था। इन लोगों ने निचली अदालत में क्या किया, उस समझौते की एक फोटोस्टेट कॉपी पेश की और कहा, जी इसे सबूत मान लो, रिकॉर्ड पर ले लो। अच्छा, फोटोकॉपी। हाँ, पर अदालत ने उनकी ये अर्जी, ये रिक्वेस्ट खारिज कर दी। ओहो। और यहीं से मतलब मामला थोड़ा पेचीदा हो गया, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का साफ कहना था कि वही समझौते की जो असली कॉपी है, ओरिजिनल, जी, वो तो विरोधी पार्टी के पास है, मतलब केस के वादी, प्लेंटिफ के पास। अच्छा, ये दावा था उनका। हाँ, तो फिर सवाल ये उठा कि अगर ओरिजिनल दूसरे पक्ष के पास है तो कोर्ट ने फोटोकॉपी को सबूत क्यों नहीं माना। हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, जी वो इस बारे में क्या कहता है। इसी कानूनी पहेली को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये मामला, जैसा आपने कहा, सीधे सीधे जोड़ता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 से। ये सेक्शन बहुत ही अहम है। धारा 65। हाँ, धारा 65 ये उन खास हालात के बारे में बताती है जब आप असली दस्तावेज के बजाय उसकी कॉपी अदालत में पेश कर सकते हैं। ऐसी कॉपी को कानून की भाषा में कहते हैं द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अदालतें सबूतों को, खासकर दस्तावेजी सबूतों को, कैसे देखती हैं। कानून का एक बेसिक प्रिंसिपल है, हमेशा बेस्ट एविडेंस पेश करो। बेस्ट एविडेंस। हाँ, और दस्तावेजों के मामले में बेस्ट एविडेंस हमेशा ओरिजिनल होता है, असली दस्तावेज। क्यों, मतलब क्यों ओरिजिनली? क्योंकि माना जाता है कि ओरिजिनल सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, उसमें छेड़छाड़, टेम्परिंग की गुंजाइश कम होती है। कॉपी यानी द्वितीय साक्ष्य, वो तो कुछ खास स्थितियों में ही अलाउड है, और उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा। और ये मामला हमें यही दिखाता है कि ये जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, शर्तें हैं, इनका पालन करना कितना जरूरी है। जरा सी चूक हो जाए तो नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। अच्छा, तो ये बात थी, मतलब कोर्ट कॉपी को हल्के में नहीं लेता, शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। तो फिर याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में क्या दलील दी? उनके वकील थे श्री खालिद महमूद। जस्टिस महेश भगवती के सामने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपनी बात में वजन डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने पर बहुत अहम फैसले का जिक्र किया। केस का नाम था श्रीमती जे यशोदा बनाम श्रीमती के शोभा रानी। हाँ, यशोदा केस काफी चर्चित रहा है ये। हाँ, तो इस यशोदा केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? देखिए, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये साबित हो जाता है कि जो मूल दस्तावेज है, ओरिजिनल, वो विरोधी पार्टी के कब्जे में है, उनके कंट्रोल में है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी फोटोस्टाट कॉपी को सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है। अच्छा, तो ये तो याचिकाकर्ताओं के हक में जारी थी बात। बिल्कुल, ये उनके लिए एक मजबूत पॉइंट था। तो इसी यशोदा केस के दम पर उनका पूरा आर्ग्यूमेंट टिका था। उनका कहना था कि निचली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के स्थापित कानून को ठीक से फॉलो नहीं किया, मतलब उसकी जो स्पिरिट थी उसको नहीं समझा। लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं किया, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि निचली अदालत ने तो बस मनमाने ढंग से, आर्बिट्रेरिली, उनकी धारा 65 वाली एप्लीकेशन खारिज कर दी, बिना किसी ठोस कानूनी वजह के। वो कह रहे थे, जब हम बता रहे हैं कि ओरिजिनल वादी के पास है, तो हमारी फोटोकॉपी को सबूत क्यों नहीं मान रहे? ये तो यशोदा केस के खिलाफ है। हाँ, देखिए, पहली नजर में उनका तर्क बिल्कुल वजनदार लगता था, खासकर जब वो यशोदा केस का हवाला दे रहे थे। जस्टिस महेश भगवती ने उनकी दलीलों को और यशोदा केस के फैसले को बहुत ध्यान से परखा। उन्होंने ये नोट किया कि हाँ, याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत में समझौते की फोटोस्टेट कॉपी दी थी और ये दावा भी किया था कि ओरिजिनल वादी के पास है। यहां तक तो ठीक था। यहाँ तक ठीक था, फिर गड़बड़ कहाँ हुई?
गड़बड़ हुई जब जस्टिस भगवती ने धारा 65 के प्रावधानों को और गहराई से देखा। जैसा मैंने पहले कहा, ये धारा सेकेंडरी एविडेंस पेश करने की शर्तें बताती है। धारा 65A खास तौर पर तब लागू होती है जब ओरिजिनल विरोधी पक्ष के पास हो। जी, लेकिन धारा 65 ये भी बताती है कि किस तरह की कॉपी को सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। इसमें शामिल हैं वो कॉपियां जो ओरिजिनल से बनी हो, मतलब किसी मैकेनिकल प्रोसेस से जिससे कॉपी की एक्यूरेसी सुनिश्चित हो, जैसे फोटोकॉपी मशीन से। हाँ, या फिर ऐसी कॉपियां जिनकी मूल दस्तावेज से तुलना की गई हो, कंपेयर किया गया हो। अच्छा, कॉपीड या कंपेयर्ड। बिल्कुल, लेकिन इस केस में जस्टिस भगवती ने पाया कि एक बहुत बड़ी तकनीकी कमी थी। क्या कमी थी? याचिकाकर्ताओं ने जो फोटोस्टेट कॉपी पेश की थी, उस पे ऐसा कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण पत्र या कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये पक्का हो सके कि ये कॉपी वाकई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही बनाई गई थी। ओहो। या फिर बनाने के बाद ओरिजिनल से उसका मिलान किया गया था कि बिल्कुल वैसे ही है, हूबहू है। अरे, तो ये था असली पेज। मतलब सिर्फ ये कह देना काफी नहीं था कि ओरिजिनल उनके पास है, ये लो फोटोकॉपी। उस फोटोकॉपी पर कुछ होना चाहिए था, कोई स्टैम्प, कोई सिग्नेचर, कुछ ऐसा जिससे ये साबित हो कि हाँ, ये असली की ही नकल है। हाँ, बिल्कुल। ये सर्टिफिकेशन, ये प्रमाणीकरण ही वो लिंक है, वो कड़ी है जो कॉपी को ओरिजिनल से जोड़ती है और अदालत को ये भरोसा दिलाती है कि जो कॉपी पेश हुई है वो भरोसे लायक है, वो ओरिजिनल का सही रिफ्लेक्शन है। बिना इसके कोर्ट कैसे मान ले कि फोटोकॉपी में वही लिखा है जो ओरिजिनल में था? क्या पता फोटोकॉपी से छेड़छाड़ हुई हो या वो किसी और ही दस्तावेज की कॉपी हो। सही बात है, भरोसा कैसे होगा? तो फिर वो जो यशोदा केस का हवाला दे रहे थे, उसका क्या हुआ? उनका तो पूरा दावा ही उसी पर था। यहीं पर जस्टिस भगवती ने एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क साफ किया। उन्होंने कहा कि देखो, क्योंकि इस मामले में जो फोटोकॉपी पेश की गई वो सर्टिफाइड नहीं थी, प्रमाणित नहीं थी। हाँ। इसलिए ये मामला यशोदा केस के तथ्यों से अलग है। यशोदा केस में जो कॉपी पेश की गई होगी, हो सकता है वो प्रमाणित रही हो, या फिर वहां सर्टिफिकेशन का मुद्दा इस तरह से उठाई ना हो जैसा इस केस में था। अच्छा, जा सकती है, लेकिन वो कॉपी भी तो एविडेंस एक्ट के म्यार पर खरी उतरनी चाहिए। यानी कॉपी होने के साथ साथ सही कॉपी होनी चाहिए, कानून के हिसाब से। एकदम सही। इस मामले में जज साहब का साफ मानना था कि कॉपी पर किसी भी तरह के प्रमाणीकरण के न होने की वजह से उसे सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता था, भले ही याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि ओरिजिनल वादी के पास है। धारा 65 की शर्तें पूरी नहीं हो रही थी, सीधी सी बात। समझ गया। तो कोर्ट ने कहा कि यशोदा केस आप पर लागू होता अगर आपकी फोटोकॉपी कानून की नजर में ठीक होती, सर्टिफाइड होती, पर आपकी कॉपी तो सर्टिफाइड ही नहीं है, तो यशोदा केस का नाम लेने का अभी कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल यही बात, और इसीलिए हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया था वो बिल्कुल सही था। निचली अदालत ने यशोदा केस के फैसले को ध्यान में रखकर ही अर्जी खारिज की थी। अच्छा। बिना सर्टिफिकेट वाली फोटोस्टेट कॉपी को सबूत मानने से इनकार करके कोई कानूनी गलती नहीं की थी, बल्कि एक तरह से कानून के मुताबिक उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। तो याचिकाकर्ताओं की सारी मेहनत, सारी दलीलें बेकार। जो यशोदा केस का इतना बड़ा सहारा लिया था वो भी काम नहीं आया। हाँ, बिल्कुल। जस्टिस भगवती ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों को पूरी तरह से सारहीन, मतलब टोटली डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस, और अस्थिर, नॉट सस्टेनेबल पाया। सारहीन और अस्थिर। हाँ, सारहीन मतलब उन दलीलों में कोई कानूनी दम नहीं था, कोई मेरिट नहीं था, और अस्थिर मतलब वो कानून की कसौटी पे टिक नहीं सकती थीं। और निचली अदालत के फैसले के बारे में क्या कहा हाईकोर्ट ने? उसे सही माना? हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को जिसको चुनौती दी गई थी, उसे पूरी तरह से न्यायसंगत और उचित, जस्ट एंड प्रॉपर माना। जस्ट एंड प्रॉपर। जी। कोर्ट ने साफ कहा कि निचली अदालत के उस फैसले में न तो तथ्यों को समझने में कोई गलती थी और न ही कानून को लागू करने में कोई कमी थी, मतलब कोई फैक्चुअल या लीगल इन्फर्मिटी नहीं थी। इन्फर्मिटी मतलब कमजोरी या दोष। तो निचली अदालत का फैसला हाई कोर्ट के हिसाब से हर तरह से ठीक था। और जो फैसला ठीक था तो जाहिर है हाई कोर्ट उसमें क्यों दखल देगा? बिल्कुल सही।
हाईकोर्ट ने माना कि जब निचली अदालत के आदेश में कोई कमी ही नहीं है तो हाईकोर्ट के इंटरवेंशन का, हस्तक्षेप का कोई कारण ही नहीं बनता। तो फिर फाइनल फैसला क्या हुआ? रिट याचिका का क्या बना? फाइनल नतीजा ये हुआ कि इन सभी कारणों को देखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका में कोई दम नहीं था, कोई कानूनी मेरिट नहीं थी, इसलिए उसे शुरुआत में ही खारिज कर दिया, जिसे कहते हैं डिसमिस्ड एट द थ्रेशहोल्ड। डिसमिस्ड एट द थ्रेशहोल्ड मतलब आगे सुनवाई की जरूरत ही नहीं समझी। हाँ, जब पहली नजर में ही लग गया कि केस में मेरिट नहीं है तो उसे वहीं खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं की अपील फेल हो गई। ये तो वाकई याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ा झटका रहा होगा। एक दस्तावेज जो शायद उनके केस के लिए बहुत जरूरी था, वो सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड पर नहीं आ पाया क्योंकि उसकी कॉपी सर्टिफाइड नहीं थी। निश्चित रूप से। और ये केस हमें कानून के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाता है, वो ये कि कानूनी कार्यवाही में ये जो प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं होती हैं, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, हाँ। और जो टेक्निकल बारीकियां हैं, टेक्निकल डिटेल्स, उनका महत्व कितना ज्यादा होता है। सिर्फ ये कह देना कि ओरिजिनल दस्तावेज विरोधी पार्टी के पास है, ये काफी नहीं है। आपको कानून ने जो प्रक्रिया बताई है उसका पालन करना ही होगा। प्रक्रिया का पालन। हाँ, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 साफ तौर पर शर्तें बताती है। उन्हीं शर्तों के पूरा होने पर सेकेंडरी एविडेंस यानी कॉपी को कोर्ट मानेगा। और जैसा हमने इस केस में देखा, इसमें यह साबित करना भी शामिल है कि जो कॉपी आप दे रहे हैं वो प्रमाणित है, सर्टिफाइड है। हाँ, यानी या तो वो ओरिजिनल से बनी है या ओरिजिनल से उसकी तुलना की गई है। ये सर्टिफिकेशन की कमी इस केस में याचिकाकर्ताओं के लिए कह सकते हैं घातक साबित हुई। उनका इतना अहम सबूत रिकॉर्ड पर ही नहीं आ पाया। ये दिखाता है कि कभी-कभी ये तकनीकी डिटेल्स कितने निर्णायक हो सकते हैं। हाँ, ये चर्चा तो वाकई आंखें खोलने वाली है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि कानून कैसे काम करता है। एक दस्तावेज चाहे कितना भी जरूरी क्यों न लगे, अगर उसे पेश करने का तरीका सही नहीं है, अगर वो एविडेंस के नियमों पर खरा नहीं उतरता, तो कोर्ट उसे नहीं मानेगा। सही कहा। यह हमें याद दिलाता है कि लीगल मामलों में न सिर्फ अपने दस्तावेज संभाल कर रखना जरूरी है, बल्कि अगर कभी उनकी कॉपी पेश करनी पड़े तो ये पक्का करना भी उतना ही जरूरी है कि वो कॉपी कानूनी तौर पर सही हो, सर्टिफाइड हो। वरना जैसा इस केस में हुआ, एक मामूली सी फोटोकॉपी की कानूनी वैल्यू पर ही सवाल उठ सकता है। बिल्कुल, कानून की दुनिया में कैसे उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्या। प्रक्रिया का पालन करना भी न्याय का एक अहम हिस्सा है। और अब जब हम इस चर्चा के आखिर में हैं, तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये 1872 का कानून है और आज हम कहाँ हैं? ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम आज डिजिटल युग में हैं। डॉक्यूमेंट्स कॉपी करना, स्कैन करना, ईमेल, व्हाट्सएप पर भेज देना, क्लाउड पे सेव करना, ये सब कितना आम है, कितना आसान है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में क्या इंडियन एविडेंस एक्ट के ये नियम, जो ज्यादातर फिजिकल कॉपीज और उनके हाथ से होने वाले सर्टिफिकेशन पर आधारित लगते हैं, क्या ये आज भी पूरी तरह रेलेवेंट है? देखिए, ये बहुत ही जायज सवाल है। टेक्नोलॉजी ने दस्तावेज बनाने, रखने, शेयर करने का तरीका बिल्कुल बदल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तो अब रोजमर्रा की बात है। हाँ। और भारतीय कानून ने भी इस बदलाव को पहचाना है। ऐसा नहीं है कि कानून वहीं खड़ा है। आईटी एक्ट 2000 है, एविडेंस एक्ट में भी बदलाव हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता मिली है, उनको पेश करने के लिए खास प्रावधान भी हैं, जैसे वो धारा 65B का सर्टिफिकेट होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए। हाँ, सुना है उसके बारे में। लेकिन चुनौती अभी भी है। डिजिटल दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना भी तो आसान हो सकता है ना। उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी इंटेग्रिटी, मतलब कि वो असली हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये पक्का करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये भी सही है। तो भले ही माध्यम बदल गया हो, कागज से डिजिटल हो गया हो, लेकिन वो जो मूल सिद्धांत है वो आज भी उतना ही जरूरी है। अदालत को ये भरोसा होना चाहिए कि जो सबूत सामने रखा जा रहा है वो असली है, भरोसे के लायक है। पुराने नियमों का मकसद भी यही था और जो नए नियम बन रहे हैं या भविष्य में बनेंगे, उनका मकसद भी यही रहेगा, ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करना। तरीके भले ही बदलते रहें। तो मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, सबूत की सच्चाई और उसके भरोसे को परखने की जरूरत वो तो हमेशा रहेगी। शायद हमें पुराने नियमों को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उन्हें आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट करने, मजबूत करने की जरूरत है, ताकि डिजिटल दुनिया में भी फ्रॉड और मैनिपुलेशन को रोका जा सके। बिल्कुल। ये संतुलन बनाना कि प्रक्रिया आसान भी हो और सुरक्षित भी, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस पर शायद लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। सही कहा, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।